नमस्कार। यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में प्रस्तुत है विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति की पैदाइश था, जिसने यूरोप के राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। उसका जीवन 1769 से लेकर 1821 तक कुल 52 साल का रहा, पर उसकी कहानी अनंत सी लगती है। इस कहानी के सिर्फ 2 ही हिस्से थे, जीत या हार। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस के अजाइक्यो शहर में हुआ था। फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम कौंसल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा और पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप के अन्य कई क्षेत्रों का शासक भी था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने एक फ्रांस में नई विधि संहिता लागू की, जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। उसके सामने कोई रुक नहीं पा रहा था, जब तक कि उसने 1812 में रूस पर आक्रमण नहीं किया, जहां सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने उसे अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया। 6 वर्षों के अंत में वहां उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने उसे संखिया यानी आर्सेनिक का विष देकर मार डाला। दोस्तों, अब नेपोलियन की मूल और उसकी शिक्षा पर एक प्रकाश डालते हैं। नेपोलियन कार्सिका और फ्रांस के एकीकरण के अगले वर्ष ही 15 अगस्त 1769 ईस्वी को अजाइक्यो में पैदा हुआ था। उसके पिता चार्ल्स बोनापार्ट एक चिरकालीन कुलीन परिवार के थे। उनका वंश कार्सिका के समीपस्थ इटली के टस्कनी प्रदेश से संभूत बताया जाता है। चार्ल्स बोनापार्ट फ्रेंच दरबार में कार्सिका का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने लितिशिया रेमानिलो नाम की एक उग्र स्वभाव की सुंदरी से विवाह किया था, जिससे नेपोलियन पैदा हुआ था। चार्ल्स ने फ्रेंच शासन के विरुद्ध कार्सिकन विद्रोह में भाग भी लिया था, किंतु अंततः फ्रेंच शक्ति से साम्य स्थापित करना ही श्रेयस्कर समझा। फ्रेंच गवर्नर मारबीफ की कृपा से उन्हें वर्साय की एक मंत्रणा में सम्मिलित होने का अवसर भी मिला। चार्ल्स के साथ उसका द्वितीय पुत्र नेपोलियन भी था। उसके व्यक्तित्व से जिस उज्जवल भविष्य का संकेत मिलता था, उससे प्रेरित होकर फ्रेंच अधिकारियों ने ब्रीन की सैनिक एकेडमी में अध्ययन करने के लिए उसे एक छात्रवृत्ति प्रदान की और वहां उसने 1779 से 1784 तक शिक्षा पाई। तदुपरांत पेरिस के सैनिक स्कूल में उसे अपना तोपखाने संबंधी ज्ञान पुष्ट करने का अवसर लगभग 1 वर्ष तक मिला। इस प्रकार नेपोलियन का बाल्यकाल फ्रेंच वातावरण में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था से ही सारे परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व कोमल कंधों पर पड़ जाने के कारण उसे वातावरण की जटिलता एवं उनके अनुसार व्यवहार करने की कुशलता मिल गई थी। अतएव फ्रेंच क्रांति में उसका प्रवेश युगांतकारी घटनाओं का संकेत दे रहा था। फ्रांस के विभिन्न वर्गों से संपर्क स्थापित करने में उसे कोई संकोच या हिचकिचाहट नहीं थी। उसने जैकोबिन दल में भी प्रवेश किया था और 20 जून के तुइलरिये के अधिकार के अवसर पर उसे घटनाओं से प्रत्यक्ष परिचय हुआ था। फ्रांस के राजतंत्र की दुर्दशा का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो गया था। यहीं से नेपोलियन के विशाल व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है। नेपोलियन के उदय तक फ्रेंच क्रांति पूर्ण अराजकता में परिवर्तित हो चुकी थी। जैकोबिन और गिरंडिस्ट दलों के प्रतिद्वंदिता और वैमनस्य के परिणाम स्वरूप ही उस आतंक का शासन संचालित किया गया था, जिसमें एक एक करके सभी क्रांतिकारी यहाँ तक कि स्वयं रॉब्सपियर भी मार डाला गया था। 1793 ईस्वी में टूलान के घेरे में नेपोलियन को प्रथम बार अपना शौर्य एवं कला प्रदर्शन का अवसर मिला था। डायरेक्टरी का एक प्रमुख शासक बैरास उसकी प्रतिभा से आकर्षित हो उठा। फिर 1795 में जब भीड़ कन्वर्सेशन को हुई थी, तो डायरेक्टरी द्वारा विशेष रूप से आयुक्त होने पर नेपोलियन ने कुशलतापूर्वक कन्वर्सेशन की रक्षा की और संविधान को होने दिया।
इन सफलताओं ने सारे फ्रांस का ध्यान नेपोलियन की ओर आकृष्ट किया और डायरेक्टरी ने उसे इटली के अभियान का नेतृत्व दिया। 2 मार्च 1796, एक सप्ताह पश्चात उसने जोजेफिन से विवाह किया और तदुपरांत अपनी सेना सहित इटली में प्रवेश किया। दोस्तों, इटालियन अभियान तथा अन्य सैनिक अभियानों को भी उसको किस तरह से अभ्यस्त किया, इसको भी जान लेते हैं। इटली का अभियान नेपोलियन की सैनिक तथा प्रशासकीय क्षमता का ज्वलंत उदाहरण था। इस बात की घोषणा पूर्व ही कर दी गई थी कि फ्रेंच सेना इटली को ऑस्ट्रिया की दासता से मुक्त कराने आ गई है। उसने पहले 3 स्थानों पर शत्रु को परास्त कर ऑस्ट्रिया का से संबंध तोड़ दिया। तब सार्डिनिया को युद्ध विराम करने के लिए विवश कर दिया। फिर लोडी के स्थान में उसे मिलान प्राप्त हुआ। रिवोली के युद्ध में मैंटुआ को समर्पण करना पड़ा। आर्कड्यूक चार्ल्स को भी संधि पत्र प्रस्तुत करना पड़ा और ल्यूबन का समझौता हुआ। इन सारे युद्धों और वार्ताओं में नेपोलियन ने पेरिस से किसी प्रकार का आदेश नहीं लिया। पोप को भी संधि करनी पड़ी। लोम्बार्डी को सीसाल पाइन तथा जिनोवा को लाइग्यूरियन गणतंत्र में परिवर्तित कर फ्रेंच नमूने पर एक विधान दिया। इन सफलताओं से ऑस्ट्रिया के पैर उखड़ गए और उसे कैंपो फॉर्मियो की संधि के लिए नेपोलियन के सम्मुख नत होना पड़ा था तथा इस जटिल परिस्थिति में ऑस्ट्रिया को अपने बेल्जियम प्रदेशों से और राइन के सीमांत क्षेत्रों तथा लोम्बार्डी से अपना हाथ खींच लेना पड़ा। नेपोलियन के इन युद्धों से तथा छोटे राज्यों को समाप्त कर वृहत इकाई में परिवर्तित करने के कार्यों से इटली में एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ जो इतिहास में रिसॉर्जिमेंटो के नाम से प्रसिद्ध है। इटालियन अभियान से लौटने पर नेपोलियन का भव्य स्वागत हुआ। डायरेक्टरी भी भयभीत हो गई तथा नेपोलियन को फ्रांस से दूर रखने का उपाय सोचने लगी। इस समय फ्रांस का प्रतिद्वंदी केवल ब्रिटेन रह गया था। नेपोलियन ने ब्रिटेन को हराने के लिए उसके साम्राज्य पर कुठाराघात न करना उचित समझा तथा अपनी मिस्र अभियान योजना रखी। डायरेक्टरी ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। 1798 ईस्वी में बोनापार्ट ने मिस्र के लिए प्रस्थान किया। ब्रिटेन पर अप्रत्यक्ष आक्रमण करने के स्थान पर ब्रिटेन के पूर्वी साम्राज्य को मिस्र के माध्यम से समाप्त करने की योजना फ्रेंच शासकों को संगत प्रतीत हुई। मैमलुक तुर्की से इसका सामना पिरामिड के तथाकथित युद्ध में हुआ, किंतु ब्रिटिश नौसेना का भूमध्य सागरीय अध्यक्ष कमांडर नेल्सन नेपोलियन का पीछा कुशलतापूर्वक कर रहा था। उसने आगे बढ़कर फ्रांसीसियों को नील नदी के युद्ध में तितर बितर कर दिया तथा टर्की को भी इंग्लैंड की ओर से युद्ध में प्रवेश करने के लिए विवश कर दिया। नेल्सन की सफलता ने ब्रिटेन को एक द्वितीय गुट बनाने का अवसर दिया और यूरोप के वे राष्ट्र जिन्हें नेपोलियन दबा चुका था फ्रांस के विरुद्ध अभियान की तैयारी करने लगे। तुर्की के युद्ध में प्रविष्ट हो जाने पर नेपोलियन ने सीरिया का अभियान छेड़ा। केवल 13,000 की एक सीमित टुकड़ी के साथ एकर की ओर बढ़ा, किंतु सिडनी स्मिथ जैसे कुशल सेनानी द्वारा रोक दिया गया। यह नेपोलियन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। अब नेपोलियन सीरिया में एक दूसरे फ्रेंच साम्राज्य की रचना में लग गया, किंतु फ्रांस इस समय एक नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। अतः नेपोलियन ने मिस्र में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफलीभूत होते हुए भी फ्रांस में प्रकट हो जाना वांछनीय समझा। नेपोलियन के फ्रांस में प्रवेश करते ही हलचल पैदा हो गई। अनुकूल वातावरण पाकर नवंबर 1799 में नेपोलियन ने सत्ता हथियाकर डायरेक्टरी का विघटन किया और नया विधान बनाया। इस विधान के अनुसार 3 कौंसल नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात सारी शक्तियां प्रथम कौंसल नेपोलियन में केंद्रित हो गई। फ्रांस एक दीर्घ अशांति से थक चुका था तथा क्रांति को स्थायित्व की ओर ले जाने के लिए अंतरकालीन शांति परम आवश्यक थी, किंतु शांति स्थापना के पूर्व ऑस्ट्रिया को नतमस्तक कर देने के लिए एक इटालियन अभियान आवश्यक था। नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में इटली का दूसरा अभियान बसंत ऋतु में प्रारंभ किया तथा मेरेंगो की विजय प्राप्त कर ऑस्ट्रिया को ल्यूनविल की संधि के लिए विवश कर दिया, जिसमें पहले की कैंपो फॉर्मियो की सारी शर्तें दोहराई गई। अब द्वितीय गुट टूट गया और नेपोलियन ने इंग्लैंड में आमिये की संधि 1801 ईस्वी में की, जिसके अंतर्गत दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश वापस किए। अब नेपोलियन ने एक सुधार योजना कार्यान्वित कर फ्रांस को शासन और व्यवस्था दी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति में अनुशासन दिया, शिक्षा पद्धति में अभूतपूर्व परिवर्तन किए, भूमि कर व्यवस्था सुदृढ़ की, पेरिस का सौंदर्यीकरण किया,
सेना में यथेष्ट परिवर्तन किए तथा फ्रांस की व्यवस्था को एक वैज्ञानिक आधार दिया जो अब भी नेपोलियन कोड के नाम से विख्यात है। पोप से एक कॉन्कॉर्डेट कर कैथोलिक जगत का समर्थन प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, कार्यक्रम विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट पर विशेष जानकारी का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरे भाग में जल्द से जल्द प्रस्तुत करेंगे।